हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज ये है, इट इज़ ए फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की हिस्ट्री के बारे में। मतलब जब साइंस डिस्कवर हो रही थी तो लोगों का फ्रिक्शन के बारे में क्या ख्याल था और उस ख्याल में क्या गलती थी ये भी देखेंगे। ठीक है, और फिर लोगों ने उस ख्याल को कैसे करेक्ट किया उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोगों का पुराना ख्याल था फ्रिक्शन के बारे में उसे हम जानते हैं ओल्ड व्यू के नाम से। ठीक है, ओल्ड व्यू। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है और ये एक टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्यों लगता है, उन्होंने इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया, कैसे समझाया, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अगर देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों जो ब्लॉक एंड टेबल है वो बहुत स्मूथ है, लेकिन आप अगर इस सेक्शन को जूम करें माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो आपको मिलेगा कि कोई भी सरफेस एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होती, हर सरफेस में थोड़ी सी रफनेस होती है। ठीक है कि नहीं बात। ये आपका ब्लॉक है और ये नीचे वाली टेबल है। ठीक है, मतलब हर सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस मिलेगी, कितना ही स्मूथ आप उसे बना लीजिए, जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सरफेस नज़र आएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा पीक और इसे बोलते हैं वैली। ठीक है, होता क्या है कि जब दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती हैं तो एक की पीक, इन उंगलियों को पीक मानिए और इनके बीच के गैप को वैली। ठीक है, दूसरे की वैली में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। समझ आई बात आपको। तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है और बॉडी मूव नहीं कर पाती है। अगर अब आपको इसको मूव कराना है तो आपको इनके बीच की इंटरलॉकिंग को क्या करना होगा। जैसे देखिए ये इंटरलॉकिंग ऐसे हो जाएगी तो इस इंटरलॉकिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर ऑफ करना पड़ेगा, इस पीक्स एंड वैल्यूज़ को शेयर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और इस इंटरलॉकिंग की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही इंटरलॉकिंग आपको क्या दे रही हैं, अपोजिशन दे रही हैं, और इसी को आपने क्या बोला, फ्रिक्शन बोला। समझ आई बात आपको। लेकिन इस ओल्ड व्यू से जो एक नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, जो एक सोच आपकी बनेगी कि सर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही पीक्स एंड वैलीज ज़्यादा होंगी, है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ही पीक्स एंड वैलीज ज़्यादा, और जितनी पीक्स एंड वैलीज ज़्यादा उतना ही ये फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा ये फोर्स लगेगा तो मैं कह सकता हूँ कि उतना ही ज़्यादा आपका क्या रहा होगा, फ्रिक्शन रहा होगा। तो यहाँ से जो आइडिया जाता है कि फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। क्लियर है बात। जितना ज़्यादा बॉडी का एरिया होगा उतनी ही पीक्स एंड वैलीज होंगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। परंतु जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटा लगातार ये कह रहे थे कि फ्रिक्शन आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आई बात आपको। एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। देखो बेटा रियलिटी तो ये है, ये तो आपकी सोच है। ठीक है, तो इस सोच में कहाँ गड़बड़ है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट दोबारा बैठकर विचार विमर्श करते हैं इस बात के ऊपर, और इस बार वो एक नई थ्योरी के साथ आते हैं, और उस नई थ्योरी को आज हम किस नाम से जानते हैं बेटा, मॉडर्न व्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न व्यू को। चलिए, मॉडर्न व्यू। ठीक है, मॉडर्न व्यू में उन्होंने इस बात को तो माना कि देखो पीक्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, पीक्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, कोई भी सरफेस एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होती है। ठीक है, पुराने वाले केस में ओल्ड व्यू में आप क्या मान रहे थे कि इंटरलॉकिंग हो जाती है ना। इस बार उन्होंने बोला कि देखो इंटरलॉकिंग नहीं होती है, एक्चुअली में बॉडी एक दूसरे के साथ इस तरीके से टिकी हुई है। समझिए आप इस बात को। मतलब पिछली बार तो मैंने बोला कि बॉडी इस तरीके से टिकी हुई है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि बॉडी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। समझ आई बात आपको। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिखने में तो ये है एपरेंट एरिया, तो ये लग रहा है आपको कि भाई ये एरिया है, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ ये है, पॉइंट्स हैं सिर्फ। क्लियर है बात आपको, समझ आ गई बात। नंबर 2 बात, अब देखो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स और इस टेबल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो काफ़ी हाई होता है। जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी हाई है। तो देखो फोर्स तो बहुत ज़्यादा है परंतु एरिया बहुत कम है बेटा। क्लियर है। तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होगी इन पर्टिकुलर पॉइंट पर।
ठीक है। और प्रेशर हाई होने की वजह से इस पॉइंट पर बेटा वेल्डिंग जैसे हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी आग नहीं है, ठीक है, और जहाँ पर आग ना हो और उसकी वजह से बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाए, उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वेल्डिंग हो गई है, और अगर अब आपको इस बॉडी को मूव कराना है तो इस कोल्ड वेल्डिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा। समझ आई बात आपको? देखिए अब कैसे ये जो नया विचार है वो एक्सपेरिमेंटली आपका रिलायबल है। मतलब एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर आप बड़ी बॉडी ले लें तो निश्चित तौर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। अब ये कहता है, ये थ्योरी कहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर भी तो अब फोर्स होगा इनके बीच। क्लियर है बात आपको? ज़्यादा बड़ी बॉडी तो आपका फोर्स ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा तो आपके एरिया ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ये सेम रेशियो में बढ़ेंगे, और प्रेशर सेम रहेगा तो उतनी ही अमाउंट में कोल्ड वेल्डिंग होगी, और आपका फ्रिक्शन भी लगातार क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। नंबर 2 बात देखो, जब बॉडी चलेगी तो ये चीज़ देखो, जो पहले यहाँ पर तो वो यहाँ पर आ जाएगी। समझ आई बात? तो जो कांटेक्ट पॉइंट है वो बने रहते हैं, तो आपका कांस्टेंट फ्रिक्शन भी लगता रहता है जब बॉडी चलने लग जाती है। यही तो कल हमने सीखा था कि जब बॉडी चलने लग जाती है तो एक कांस्टेंट फोर्स लगता है पीछे की तरफ, दैट इज काइनेमेटिक फ्रिक्शन। समझ आई बात आपको? तो मॉडर्न व्यू काफ़ी हद तक आपकी जो प्रैक्टिकल रिजल्ट थे उसके साथ क्या है? रिलायबल है। तो इस थ्योरी को हम मान सकते हैं कि जो ये प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। समझ आई बात आपको? चलिए अब मैं डिस्कस करूंगा बेटा लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लो कि बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, लेट 3 लगाया, ठीक है, और मैं ये भी जानता हूँ कि 5 पर ये बॉडी चलने लग जाएगी, 5 से जस्ट ऊपर होते ही ये बॉडी चलने लग जाएगी। क्लियर है बात? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैंने फोर्स 3 लगाया तो बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? क्लियर है बात आपको? और जब मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो आप बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? और जब मैं 6 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो बताइए कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? देखिए जब मैं 3 लगा रहा हूँ तो मुझे ये तो पता है कि बेटा ये 5 तक हिलने वाली नहीं है। 5 इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 5 है। आपने खुद ही बोला कि 5 पर बॉडी चलने लग जाती है, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम इसको कितना अपोज करेगा? 5 तक अपोज करेगा। अगर आप इनिशियली 3 लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन आया? स्टैटिक फ्रिक्शन आया, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर 3 करोगे तो ये भी 3 हो जाएगा, अगर आप इसको 2 करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये उतना ही होगा जितना कि आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। देखो लिमिटिंग का कोई फॉर्मूला होगा वो देखेंगे हम, लेकिन स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना कि आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 5 लगा रहा हूँ तो 5 पर तो बॉडी जस्ट टेंस टू मूव करेगी, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 5, एंड दिस इज व्हाट बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब आप फोर्स 3 लगाओगे तो फ्रिक्शन भी कितना होगा? 3 होगा, और जब आप फोर्स 5 लगाओगे तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, जिसे आप क्या बोलते हो? लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 6 करोगे तो फ्रिक्शन आपका घट जाएगा और वो 5 से क्या होगा? कम होगा, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन 5 होगा। क्लियर है बात आपको? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको ये पता चल गया है कि बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली बराबर होगा जितना कि फोर्स उस बॉडी के ऊपर लग रहा है। समझ आई बात आपको? और काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है, वही हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं लॉस ऑफ फ्रिक्शन में। चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा लॉज ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। तो पहला लॉज क्या है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है बात? मतलब अगर ये एक बॉडी है जो रखी हुई है टेबल पर, इसका वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिल रही है, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और फ्रिक्शन ऐसे आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है कि नहीं बात? यहाँ आर किसके बराबर है? mg के बराबर है। क्लियर है बात आपको? ठीक है। अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे
ठीक है। तो वेट तो नीचे लगेगा, आपको पता है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी और mg को अगर आप स्प्लिट करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम और लिमिटिंग, ठीक है। और r यहाँ पर किसके बराबर है, mg cos थीटा के। तो पहली बात, r हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, ये आप दिमाग से निकाल दें। और दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स r के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आई बात आपको। इसको एक्सपेरिमेंटली भी आप समझ सकते हो। मानो कि पहले एक ब्लॉक है मास m का और आप फोर्स F लगा रहे हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स F होगा, क्लियर है बात। ये नीचे mg और ऊपर की तरफ r। तो इस केस में r किसके बराबर है, mg के बराबर है। कल को आप दो ब्लॉक रख दो, एक के ऊपर एक, क्लियर है बात आपको। तो सच डैट अब नीचे कितना लग रहा है, 2mg, और नई रिएक्शन किसके बराबर होगी, R1 किसके बराबर होगी, 2mg के बराबर होगी, क्लियर है बात। तो ये फोर्स है ना बेटा, इस बार आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था mg के, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2mg के, क्लियर है बात। तो ये ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या हो गई है, ज़्यादा। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप पता लगाएं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन r के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेकंड बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल, सेकंड जो नियम है वो बता रहा हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कल को इस ब्लॉक को मैं ऊपर ना रखकर यहाँ रख देता, ठीक है, और इसको एक धागे से बांध देता, क्लियर है बात आपको। तो इसकी वजह से भी नीचे mg और इसकी वजह से भी नीचे mg, तो टोटल रिएक्शन अभी भी देखो कितनी है, 2mg होगी, ठीक है। अब यहाँ पर mg हो जाएगी r और यहाँ पर भी r क्या हो जाएगी, mg, क्लियर है बात आपको। तो टोटल रिएक्शन देखें अभी भी कितनी है, ऊपर की तरफ 2mg है, क्लियर है बात आपको। तो इस केस में भी, और ब्लॉक को अगर आप ऊपर नीचे रखें तो भी सेम फोर्स लगेगा बॉडी को मूव कराने के लिए। ये फोर्स बदलने वाला नहीं है, चाहे आप ऐसे रख लें बॉडीज़ को, चाहे आप ऐसे रख लें। देखो इस केस में भी r सेम है दोनों केस में, परंतु एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग है। यहाँ पर अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट a है सरफेस के साथ, तो यहाँ पर कितना हो गया है, 2a, परंतु फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदला, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं चेंज हुआ, क्लियर है बात। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर है बात। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इस बात के ऊपर जरूर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की सरफेस कैसी है, क्लियर है बात आपको। अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो तीन लॉज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात कि फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड तीसरी बात है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस रफनेस, क्लियर है बात। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, जो फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ था उसको और डिस्कवर करते हैं। आपने देखा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू r, और इस म्यू को क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ आई बात आपको, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में बॉडी किस में होती है, रेस्ट पे होती है, तो इसको म्यू एस से भी डिनोट कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि इस केस में बॉडी किस में होती है, रेस्ट में होती है। समझ आई बात आपको, ठीक है। इस म्यू एस की यूनिट और डायमेंशन बता सकते हो आप। देखो फ्रिक्शन फोर्स भी एक फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो फोर्स बाय फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ना तो इसकी कोई यूनिट है और ना ही कोई इसकी डायमेंशन। क्लियर है बात आपको, समझ में आई बात। चलिए अगर अब बात करेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की, किसकी बात करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिस केस में बॉडी चलने लग जाती है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना, वो होता है म्यू के इंटू आर। ये क्या है, दिस इज काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है बात आपको, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आपको साफ साफ पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा अधिक होता है किससे, या इक्वल होता है किससे, काइनेटिक के। किसी किसी बुक में बराबर भी दे सकते हैं और किसी किसी बुक में ग्रेटर भी दे सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो म्यू एस आर ग्रेटर होगा किससे, म्यू के आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि म्यू एस हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा किसके, म्यू के। क्लियर है बात? तो इन बातों को नोट कर ले। समझ आई बेटा बात? तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज को देखेंगे आज, और फिर क्लास को करेंगे ख़त्म। तो आपने अभी तक सीखा क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपने सीखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम और लिमिटिंग विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। समझ आई बात आपको? और म्यू एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ मैक्सिमम बाय आर। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये क्या बोला है इसको देखते हैं। मान लो आपके पास एक ब्लॉक है और वो रेस्ट पर रखा हुआ है इस टेबल पर, तो वेट नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लग रहा होगा। मैं नॉर्मल रिएक्शन को इस बार एन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह क्या आपको अभी समझ में आ जाएगी। और आपने फोर्स लगाया एफ, तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन एक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? और मान लो आप फोर्स को बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक लिमिट पर आकर ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब हम इससे ज़्यादा, इस पर्टिकुलर फोर्स से ज़्यादा अगर आप अब अपने फोर्स लगाया तो बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो ये होगा कि नहीं होगा बेटा, लेट दिस विल बी आर। तो नॉर्मल रिएक्शन को एन इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को रिजल्टेंट को आर से मेंशन करना था। अब इस एंगल को देखिए आप, इस थीटा को देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, और टेंजेंट थीटा अगर आप इसमें लें तो वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ मैक्सिमम है। क्लियर है? अभी भी बॉडी चली नहीं है, और बेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। एफ बाय एन डेट इज नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके बराबर होता था, म्यू एस। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर है। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था, कल को क्वेश्चन में वो आपको म्यू एस ना दे और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे तो क्या आप म्यू एस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है। आपको क्या करना होगा, टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थीटा लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज को। एंगल ऑफ रिपोज देखिए, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ लगेगी। क्लियर है? और इसको मैं अगर रिजोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा एंड दिस विल बी एम जी साइन थीटा। क्लियर है बात आपको? और देखो एम जी साइन थीटा इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और देखो एम जी, ना तो एम बदल सकता है इस ब्लॉक का अपने आप, ना जी बदल सकता। बदल क्या सकते हो आप, थीटा। आप क्या करें, इस प्लेन को ऊपर उठाने लग जाएं तो थीटा बदलेगा। मतलब इस प्लेन को अगर मैं ऐसे करूं, समझ रहे हो बात, तो थीटा बदलेगा। और साइन फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है थीटा के इंक्रीज होने पर, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मैं एंगल को इंक्रीज करूंगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एम जी साइन थीटा बढ़ेगा। और एम जी साइन थीटा बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और कहाँ तक बढ़ेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, इसको रोके रखेगा। मैक्सिमम मतलब एफ मैक्सिमम। क्लियर है? अब एक पर्टिकुलर एंगल पर, लेट अल्फा एंगल पर, ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, अल्फा से जैसे ही आप थोड़ा ऊपर करोगे तो ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी ले चुका है। समझो बेटा भाई, ये ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है मान लो 3, और फ्रिक्शन भी कितना होगा 3, जब भी रुकी हुई है। अगर आप थीटा बढ़ाकर ये 4 करते हो तो ये भी 4 हो जाएगा, आप थीटा बढ़ाकर 5 करते हो तो ये भी 5 हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता है। तो जैसे ही आप 5.1 करोगे तो बॉडी नीचे की तरफ क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो उस एंगल पर लेट एंगल ऑफ रिपोज क्या है मेरा, अल्फा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, एम जी साइन अल्फा, और ये कितना होगा, एम जी कोस अल्फा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर जब जस्ट स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट कर दे, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका हो, आर किसके बराबर है, एम जी कोस अल्फा के, और एम जी साइन थीटा किसके, साइन अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन के। क्लियर है? और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी
कोस अल्फा। देखो ये किसके बराबर रख दिया मैंने, म्यू एस इंटू आर, और आर किसके बराबर है, म्यू एम जी कोस अल्फा के, ठीक है। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, और म्यू एस किसके बराबर आ गया बेटा, साइन बाय कोस, डेट विल बी टेंजेंट अल्फा। क्लियर है बात। तो अगर आप ध्यान से देखें, म्यू एस आल्सो किसके बराबर हो जाता है, टेंजेंट अल्फा के। तो कुल मिलाकर इन तीनों बातों को अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू एस विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं थीटा एंड अल्फा क्या है, बराबर ही है। ठीक है कि नहीं बात। तो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये आपने देखा था लॉज ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास को अच्छी तरीके से देखिए, और कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।